तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो आपका साइंस का पेपर 29 फरवरी को, उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। साइंस से लड़के बहुत डरते हैं, लेकिन साइंस बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है ना। तो क्रियाशील धातु, तो क्रियाशील धातु का याद करना, तो सक्रियता श्रेणी तुम याद किए होगे। काशीनाथ का मतलब के से काशी, एन ए मतलब नाथ, उसके बाद सी ए मतलब का, एम जी मतलब मंगेतर, ठीक है ना। तो ऐसे याद किया जाता है काशीनाथ का मंगेतर। तो इसमें सबसे जो ऊपर होता है ना वो सबसे क्रियाशील होता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखो के है, तो इसलिए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए दूसरा, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला है, मतलब कौन सा अधातु है जो चमकीला भी होता है। तो आयोडीन, ठीक है ना। कौन सा अधातु है जो चमकीला है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर देखो मैथ माइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखो चारों में से बताना है कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु के लिए सक्रियता श्रेणी तुम्हें याद करना पड़ेगा, जैसे ट्रिक बताया हूँ। काशीनाथ का मंगेतर, उसके बाद से ए एल मतलब आलू, जरा, जेड एल मतलब जरा, एफ ई मतलब फीके, पी वी मतलब पकाती, एच मतलब है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कीजिए, काशीनाथ का मंगेतर आलू जरा फीके पकाती है। काशीनाथ का मंगेतर आलू जरा फीके पकाती है। काशीनाथ का मंगेतर आलू जरा फीके पकाती है। उसके बाद से कौन है जी आगे आओ, कौन है जी आगे एयू मतलब आओ, ठीक है ना। तो इसमें से देखो ऑप्शन में दिया है सी यू एच जी ए जी और यू। तो इसमें से देखो, इसमें इन चारों में से बताना सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो सी यू ऊपर है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी यू, ठीक है। आ रहा समझ में, समझते नहीं बाबू। और ये वाला सक्रियता श्रेणी वाला ट्रिक याद कर लीजिए। काशीनाथ का मंगेतर आलू जरा फीके पकाती है, कौन है जी आगे आओ। काशीनाथ का मंगेतर आलू जरा फीके पकाती है, कौन है जी आगे आओ, ठीक है। अब देखिए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है। तो ब्रोमीन। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना, द्रव है। तो द्रव मतलब कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। बताइए अब देखो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी वाला प्रश्न है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर है, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, मतलब H2। तो यही है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। आगे समझ में। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन में अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो देखो ये वाला ये टूट गया दो में, ये भी एक होता है दो में टूट गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये दो गो एगो मिल गया, समझ गए ना। इसलिए ये अपघटन नहीं है, यह संकलन अभिक्रिया है। कौन सा, संकलन अभिक्रिया। तो ये आपका संकलन अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, संकलन। देखो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जैसे मान लो कि ए है और बी है, दो गो मिलकर अगर एगो बन जाए ना, अगर दो गो मिलकर मतलब एगो बन जाए तो वह संकलन अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। संकलन अभिक्रिया क्या होता है, मान लो कि दो या दो से अधिक मतलब खिचड़ी कर दो, समझ ना। खिचड़ी क्या है, संकलन अभिक्रिया, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। खिचड़ी क्या है, संकलन अभिक्रिया। अब देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में कोई मतलब, विस्थापन अभिक्रिया मतलब आम भाषा में समझिए मतलब हटा कर बैठ जाना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एफ ही है, एफ ही क्या किया है, सी यू को हटा दिया है। तो एफ ही देखो यहाँ पर एफ ही सी यू को हटा दिया, तो सी यू को यहाँ पर हट गया, उसके बाद से खुद यहाँ पर ये बैठ गया। तो एफ ही ऐसे पड़ती है, क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, एक ही नाम है, ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है हटाकर बैठ जाना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, बोला है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब दुगो मतलब टूट जाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए जी हटा दिया, ए जी हट गया, ये यहाँ पर आ गया है, अरे एन ए आ गया होगा यहाँ पे, मतलब NO3 के पास Na आ गया है, NO3 के पास NO आ गया, और ये जी आ गया Cl के पास। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, अदला बदली करना, अदला बदली समझ लो, अदला बदली कर लेना, ठीक है ना। हमारे पास वो कलम था, देखो यहाँ था Na, अब आ गया है Ag, देखो Cl के पास Ag आ गया और ये चला गया इधर। तो जब भी आप इधर उधर हो जाए तो क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दो को मिलकर एक बन गया, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा हो जाएगा बाबू, दो को मिलकर एक बन गया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, ये हो जाएगा संकलन अभिक्रिया। दो को मिलकर एक बन गया तो कौन सा अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। दो को मिलकर एक बन गया, संकलन अभिक्रिया, ठीक है। संकलन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो
निम्नलिखित समीकरण में ये क्या है, तो दो को मिलकर एक बन गया, तो कौन सा है, संयोजन अपक्रिया, इसको संकलन अपक्रिया भी बोलते हैं, तो संकलन अपक्रिया। ठीक है, ये देखो बाबू FeO3 और उसके बाद से L, ये कौन सा अपक्रिया है, बताओ कौन सा अपक्रिया ये है, ये कौन सा अपक्रिया, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा, देखो Fe, Al क्या करेगा, Fe को हटा देगा, खुद जाकर यहाँ पर आ जाएगा। Al क्या करेगा, Fe को हटा देगा, खुद बैठ जाएगा। ये कौन सा है बाबू, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है ना, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, देखते रहिए। अपघटन अपक्रिया क्या होता है, अपघटन मतलब होता है जब टूट जाए, तो यहाँ पर देखो KClO3 मतलब दो में टूट गए, इसलिए ये क्या है, अपघटन अपक्रिया। ध्यान से समझते रहिए बाबू, साइंस मतलब आसान है, तुम लोग समझते हो बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है सिंगल बॉन्ड CHO किस में आता है, तो CHO आता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड, ये आपको याद करना पड़ेगा, एल्डिहाइड। ठीक है ना, एल्डिहाइड में। उसके बाद से OH कितना है, किस में आता है बाबू, OH आता है एल्कोहल में, OH आ जाएगा एल्कोहल में। CHO आएगा एल्डिहाइड में, OH आएगा एल्कोहल में, तो ये वाला एल्डिहाइड है, कौन सा है, एल्डिहाइड। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वाला गलत लगाया है जो लड़का लगाया, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद कर लीजिए Na2CO3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया। आगे प्रश्न इसमें देखो, अब यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है ना, ये दर्पण सूत्र है। देखो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए वही करवा रहा हूँ, फालतू का कुछ नहीं। तो दर्पण सूत्र का होता है 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है ना, और लेंस सूत्र का होता है, ये तो हो गया बाबू दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र। ठीक है ना, उसके बाद से देखिए लेंस सूत्र, लेंस सूत्र का होता है 1/F = 1/V - 1/U, तो ये आपका हो जाएगा, तो होता है लेंस सूत्र, क्या होता है, लेंस सूत्र। ठीक है ना, ये हो गया दर्पण सूत्र, ये हो गया लेंस सूत्र। बोला प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन बोले चाहे परिवर्तन, अगर अपवर्तन बोले तब भी 2 ही नियम होता है प्रकाश का परिवर्तन बोले तभी प्रकाश के परिवर्तन का भी 2 ही नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन और परिवर्तन दोनों का नियम आपको याद कर लेना है, प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम, परिवर्तन का भी 2 नियम। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, लेंस की क्षमता कितना है, 1 डायोप्टर। उसकी फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है F = 100/P सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो F बराबर हो जाएगा 100/में, सूत्र है यह बटे में, देखो P कितना है, 1 है, तो 1 सेंटीमीटर, तो F का मान कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। F का मान कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की देखो क्षमता प्लस में होता है, तो प्लस में, तो यहाँ पर प्लस वाला होगा। ठीक है ना, माइनस वाला होगा ही नहीं, 100 सेंटीमीटर। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, दाढ़ी में वो अवतल दर्पण, कौन सा, अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी, कितनी, 20, तो 20। अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगी। ठीक है बाबू, प्रकाश के परिवर्तन में कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, तो 2 हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है बाबू, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, इसकी क्षमता, तब क्षमता होता है P = 100/F, तो देखो P बराबर हो जाएगा, अगर F सेंटीमीटर में दिया है तो 100/में, यहाँ पर F देखो बाबू कितना दिया, F दिया है 50, तो यहाँ पर 50, तो 50 से 100 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो P का मान हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 2 डायोप्टर प्लस में। ठीक है, तो ये रहा कुछ साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है ना, ऐसे ही और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर देना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।